Hello everyone. In a fun unit, today we are going to discuss about the first chapter of class 11 biology. This unit comprises mainly four chapters. The first chapter is the living worlds. The second one is biological classification, and the third one is plant kingdom. The fourth chapter is animal kingdom. So let's get started one by one. Today we are going to discuss about the living world. देखिए फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, इस चैप्टर से हर साल नीट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि नीट 2024 में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके लाइन बाय लाइन्स हम लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स में कवर करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली हमें फोकस्ड कराते हैं, बट यहाँ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कौन से लाइन है। जैसे देखो कि लिविंग वर्ल्ड वंडरफुल कैसे हैं, क्योंकि उनके वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, क्योंकि ज़्यादातर उनमें जो है देखने के बाद हमें हैरानी होती है लिविंग बींग्स को। कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। जब हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में जाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पाते हैं? जो पहाड़ों में रहते हैं, ठंडी पहाड़ों में रहते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं, जो समुद्र में रहते हैं, जो स्वच्छ जल में, स्वच्छ साफ पानी में पाए जाते हैं, जैसे बहती हुई नदियाँ, जो कि डिजर्ट में यानी कि मरुस्थल में रहते हैं, और हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। इन सभी को देखने के बाद हम जो हैं इनकी खूबसूरती को, या फिर हम इतने अमेज हो जाते हैं कि इन्हें शब्दों में बयान करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एक खूबसूरती गैलोपिंग हॉर्स के बारे में बात करता है। कहता है कि वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल होता है, जिसे देखने के बाद हम न सिर्फ अमेज्ड हो जाते हैं बल्कि स्पीचलेस भी रहते हैं। सिमिलरली देखिए माइग्रेटरी बर्ड, आप आगे चल के पढ़ेंगे कैलाडियो नेशनल पार्क में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, उनमें भी विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। समय के साथ वो भी मौसम के अनुसार अपना जगह बदलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी के बारे में भी यहाँ पर बात हुई है। अटैकिंग ऑफ शार्क इवोक अवी एंड अ डीप सेंस ऑफ वंडर, और जिस तरीके से शार्क जो है अटैक करता है अपने शिकार को पाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कहीं ना कहीं काफ़ी हैरानी में डाल देती है। व्हाट इज़ लिविंग, ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। कहता है कि हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू डिफाइन द लिविंग, कि जीवित जीवों को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कहता है कि वी कॉन्वेंटली लुक फॉर द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड द माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है, उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक्स जो इसके अंदर आ रहा है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, कहता है कि कम टू आवर माइंड्स इमीडिएटली एज यूनिक फीचर। ये सभी हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं कि यूनिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उनमें से क्या सभी विशेषताएँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में पाई जा रही है या नहीं। अगर ये पाई जा रही है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर नहीं पाई जा रही है तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कहता है कि वन कैन ऐड अ फ्यू मोर, और इसमें कुछ और भी हम लोग जोड़ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, ये एक ऐसी परिघटना जो कि जीवित जीवों के शरीर के अंदर में होती है, और 2 केमिकल कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के मिलने से मेटाबॉलिज्म का निर्माण होता है। मतलब खाद्य पदार्थों का शरीर के अंदर में हमारे द्वारा जो फूड है वो क्या होते हैं, टूटते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज में, तो उनका टूटना और उनका जुड़ना मॉलिक्यूल में, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल में, ये हो जाता है मेटाबॉलिज्म। एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, खुद से वो कितना रिप्लिकेट कर सकते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, वो अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, फर्स्ट स्टेटमेंट इसी में आ रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी विशेषता क्या है कि वो ग्रो कर सकते हैं, अपनी मास में वृद्धि कर सकते हैं,
अपने नंबर में, संख्या में वृद्धि कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल्स की। और यही दोनों जो हैं ग्रोथ, कहता है कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर जो है ये ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की। इंक्रीज इन मास एंड नंबर क्या है? जुड़वा कैरेक्टर है, मतलब दो बड़े कैरेक्टर हैं ग्रोथ के। ठीक है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कहता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ग्रोथ सेल डिवीजन के माध्यम से होती है। इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू देयर लाइफ स्पैन। कहता है कि प्लांट में ग्रोथ जो है, जो कि सेल डिवीजन के माध्यम से होता है, उनके पूरे जीवन काल में होता ही रहता है। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज। लेकिन एनिमल के केस में, एनिमल भी क्या है? मल्टीसेलुलर है। तो एनिमल के केस में ये ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज तक ही देखने को मिलता है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। कहता है कि कुछ टिश्यू में भी हमें सेल डिवीजन देखने को मिलता है उन पुराने या टूटे हुए सेल को रिप्लेस करने के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय द सेल डिवीजन। कहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सेल डिवीजन के माध्यम से भी ग्रो करते हैं। वन कैन इजीली ऑब्जर्व द इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। कहता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से इन विट्रो कल्चर में ये देख सकता है कि कैसे जो है नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, कि इन विट्रो कल्चर में कितने सेल, कितनी संख्या में सेल मौजूद हैं, किसके सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से। कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड द प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कहता है ज़्यादातर हायर एनिमल्स क्या, जैसे ह्यूमन बींग्स और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक साथ एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली मतलब क्या, कि दोनों पार्टनर हैं, दोनों भागीदार हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन द बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि शरीर के वजन में वृद्धि क्या है, वो भी एक ग्रोथ ही माना जाता है। नॉन लिविंग माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंटेन्स डू ग्रो। कहता है कि नॉन लिविंग्स भी ग्रो करते हैं। जैसे देखिए चट्टानें बढ़ती हैं पहाड़ों में, बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स में जब जो है लेयर बाय लेयर जो डस्ट डिपॉजिट होते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, तो वो उनका भी मास जो है बढ़ता है। सैंड माउंटेन, सैंड जो रेत के पहाड़ होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, माफ़ कीजिएगा माउंट्स टीले, वो उनमें भी ग्रोथ होती है, वो भी ग्रो कर सकते हैं, जबकि ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में ग्रोथ को नहीं रखा गया, क्योंकि ग्रोथ जो है नॉन लिविंग में भी दिखाई देती है और लिविंग में भी दिखाई देती है। ठीक है। कहता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स लिविंग ऑन देयर सरफेस। कहता है कि इस प्रकार का जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा दिखाया जाता है। कैसे? उनके सरफेस में मटेरियल्स को जमा करके। ठीक है ना। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है अंदर से होता है। एंड ग्रोथ इज देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहने को हम लोग सीधे कह सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है वो बाहर से होता है, बाह्य होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है वो आंतरिक होता है, अंदर से होता है। इसीलिए ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेटमेंट है, रिप्रोडक्शन इज लाइकवाइज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जिस प्रकार से ग्रोथ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी माना जा रहा था, उसकी विशेषता मानी जा रही थी, उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन को भी एक कैरेक्टरिस्टिक माना जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर यहाँ पे बात होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसेस फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग रिप्रोडक्शन को किस रूप में देखते हैं कि प्रोजेनी का जब पेरेंट के द्वारा अपने जो बच्चे पैदा किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं, प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस किए गए हैं, उनमें अपने माँ बाप की तरह कितने फीचर हैं जो सिमिलर हैं, जो मिलते जुलते हैं, या कितने कम फीचर हैं या कितना ज़्यादा फीचर है जो मिलता जुलता है, उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं,
रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करते हैं। तो इसका रिलेशन किससे है? ये रिप्रोडक्शन से है। रिप्रोडक्शन के थ्रू से भी हम लोग देखते हैं कि प्रोजेनी जो है अपने पेरेंट्स से कितने सिमिलर है और कितने डिसिमिलर हैं, और उससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, कहता है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, कहता है ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मीन्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? फंजाई में होता है। मल्टीप्लाई एंड सेपरेट इजीली ड्यू टू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर, जो कि काफ़ी आसानी से अपने नंबर बढ़ा लेता है और बहुत ही आसानी से फैल भी जाता है। क्यों? क्योंकि मिलियन इन नंबर ऑफ, मतलब लाखों के संख्या में एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करता है जैसे यीस्ट और हाइड्रा, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? इनमें बडिंग देखने को मिलता है। प्लेनेरिया उसका एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म, वहाँ हम लोगों को ट्रू रिजेनरेशन देखने को मिलता है। ट्रू रिजेनरेशन कहने का मतलब क्या? कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजेनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। जैसे वॉल लिजर्ड में हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर उसका पूंछ कट जाए या उसको वो किसी घटना के शिकार हो जाए और उसकी पूंछ कटी हुई मिले, तो उसी वॉल लिजर्ड्स को जब 1 महीने के बाद आप देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका टेल का जो आकार है, लेंथ है, वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है रीजेनरेशन का, कि ऑर्गेनिजम्स ने अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को खुद ब खुद जो है वो उसमें भरपाई कर ली है, उसको रीजेनरेट कर लिया है। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनीमा ऑफ द मोसेस। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और मोस में पाए जाने वाले प्रोटोनीमा, ये तीनों ही बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेगमेंटेशन की सहायता से। तो ये बात क्लियर है कि फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, ये सभी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप हैं। कहता है व्हेन इट कम अंडर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब यूनिसेलुलर में आ गया। ये बात हो रही थी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में कहता है कि जैसे कि मान के चलिए बैक्टीरिया है ना, जैसे मान के चलिए एल्गी या अमीबा, ये सभी क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन की तुलना किससे होती है? ग्रोथ के साथ में। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को ही ग्रोथ माना जाता है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड द ग्रोथ एंड इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और द मास। तो कहता है कि पहले से ही हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ जब कोई व्यक्ति बोलता है तो समझ जाइए कि उसके बॉडी में, या उस जिस पर्टिकुलर बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा है, उसके बॉडी में मास का या सेल नंबर का बढ़ोतरी हुआ होगा। हेंस वी नोटिस इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर। तो हम लोग पाते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो ग्रोथ हम लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों को ये बात क्लियर नहीं हो पाती है अबाउट द यूज ऑफ दिस टू आर्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है, ये टर्म कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसके केस में? वन सेल वाले, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म के केस में। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। कहता है कि आगे भी देखिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे मान के चलिए म्यूल है ना, स्टेराइल होता है। और स्टेराइल्स वर्कर ऑफ बी, मधुमक्खी के जो वर्कर होते हैं, छत्ते के वर्कर, ये वो क्या होते हैं? स्टेराइल्स होते हैं। स्टेराइल मतलब क्या? वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जो ह्यूमन कपल्स इनफर्टाइल होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। इनके केस में हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये लिविंग तो है, बट इनमें ग्रोथ इन सेल कहाँ है? अगर सेल की ग्रोथ होती, इंक्रीज इन मास होता, तो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे होते। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। कहता है वी कैन नॉट बी एंड ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफकोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। कहता है कि हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जो अपने आप में, जिनमें काबिलियत होती है कि वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं और रिप्लिकेट भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कहता है कि अनदर कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म। कहता है मेटाबॉलिज्म इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल से बने हैं। दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, ये बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास, बहुत सारे अलग अलग इनके क्लास होते हैं, साइज भी अलग होती है, काम भी अलग होता है। एंड आर कॉन्स्टेंटली बिंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। कहता है निरंतर इनका निर्माण होते ही रहता है हमारे शरीर में, और वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल में बदलते रहते हैं। दिस कन्वर्सन और केमिकल रिएक्शन और द मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इन्हीं बदलाव को हम लोग केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। कहता है कि हजारों की संख्या में मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि सिमिल्टेनियसली होते हैं, मतलब वो अपने आप होते हैं इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित जीव हैं उनके अंदर में। आगे बोलता है बी द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कहने का मतलब है कि मेटाबॉलिज्म को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, इन दोनों ही टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होती है। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई और माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। प्लांट, एनिमल, फंजाई, इन सभी में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। अब बोलता है डेफिनेशन क्या है कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी एज मेटाबॉलिज्म, है ना। जितने भी केमिकल रिएक्शन है, चाहे उसमें केमिकल टूट रहा है या केमिकल बन रहा है, अगर टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म, अगर केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनाबॉलिज्म, इन सभी के जोड़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कहता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया है कि लिविंग ऑब्जेक्ट में मगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बोलता है कि ये जो है हमारे शरीर के बाहर होता है। कहाँ? सेल फ्री सिस्टम में। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो किस कंडीशन में? एक टेस्ट ट्यूब के तुलना में, एक टेस्ट ट्यूब के लिए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में भी तो बेबी को ग्रो कराया जाता है ना, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। अब उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है अपनी, तो उस केस में चूंकि वो बेबी टेस्ट ट्यूब में है और टेस्ट ट्यूब जो है वो आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे बॉडी से बाहर है। कहने का मतलब है कि सेल फ्री सिस्टम में है, तो उस केस में भी मेटाबॉलिज्म होगा। कहता है कि परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। कहता है कि वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो बेबी ग्रो कर रहा है वो ना तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन इज आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। कहता है चूँकि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है सभी ऑर्गेनिजम्स के, सभी जीवित जीवों के, बिना कोई शक के आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक अलग थलग होने वाला मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि इन विट्रो हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हमारे लाइफ में एक डिफाइनिंग फीचर के रूप में जाना जाता है। आगे क्या बोलता है? कहता है कि शायद परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और द इन्वायरमेंट। कहता है कि शायद जो एक अलग प्रकार की जो या टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी पेचीदा जो कैरेक्टर है, फीचर, विशेषता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो उनमें पाए जाने वाली एक खासियत है। और वो क्या खासियत है कि वो अपने चारों ओर की समझ रखते हैं, सेंस रखते हैं, और द इन्वायरमेंट है ना, आसपास के वातावरण की वो समझ रखते हैं, उनमें सेंस पाया जाता है ना, और द इन्वायरमेंट एंड रिस्पोंड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुली, और वो रिस्पोंड भी करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम लोग डराते हैं तो वो डर कर भागता है ना। जैसे हम
क्लैपिंग करते हैं तो पेड़ों में बैठी भी क्या करते हैं, बर्ड्स जो है वो आसमान में उड़ने लग जाती है, कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्ड करती है। तो उसी बात को यहाँ पे बोल रहा है, रिस्पॉन्ड करती है इन्वायरमेंटल स्टिमुली कैन विच कुड बी फिजिकल, जो कि फिजिकल भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, केमिकल के रूप में भी हो सकता है जो खेतों में, और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर द सेंस ऑर्गन, है ना, हमारे सेंस ऑर्गन जो हैं आई, नोज, एयर, है ना, टंग, तो इनके माध्यम से हम इन्वायरमेंट का पता लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंट में भी चल क्या रहा है। कहता प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्रिएट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। प्लांट किसको रिस्पॉन्ड करता है? एक्सटर्नल फैक्टर को। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे लाइट, पानी, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, या पोल्यूटेंट को भी। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म, इक्रिएट से लेकर के मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट से लेकर के मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्रियोट तक, उनमें सेंस और रिस्पॉन्ड करने की टू द इन्वायरमेंट एबिलिटी होती है। ठीक है। फोटो पीरियोडिक इफेक्ट रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर। कहता है फोटो पीरियड इफेक्ट जो कि सूरज के लाइट के साथ जो घटनाएं होती है या सूर्य के प्रकाश पर जो घटनाएं डिपेंड करती है वो है फोटो पीरियड, है ना। तो फोटो पीरियड इफेक्ट, उसका इफेक्ट जो है रिप्रोडक्शन में, वो कहीं ना कहीं सीजन के हिसाब से पड़ता है उन एनिमल में जो सीजन के साथ जो है अलग अलग सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। बोथ प्लांट एंड द एनिमल, दोनों ही प्लांट और एनिमल एंड द ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल द केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। क्या करते हैं? केमिकल को हैंडल करते हैं। कैसे केमिकल को? जो उनके शरीर में इंटर कर रहे हैं, है ना। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैंडल द केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर, इसीलिए जितने भी जीवित जीव हैं वो जागरूक होते हैं ऑफ देयर सराउंडिंग, कि उनके आसपास में क्या हो रहा है। एंड ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म, मानव सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि काफ़ी जागरूक होता है और उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, काफ़ी सेंसियर होता है, हम कह सकते हैं कि वो खुद से परिस्थितियों को एनालाइज कर सकता है। इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट पैरा में बोलता है कि व्हेन इट केम टू ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। जब हम लोग मानव जाति में आते हैं और इन सारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ को इवेल्युएट करना शुरू करते हैं तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि लिविंग स्टेट में इनको कैसे परिभाषित किया जा सके। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल। हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक पेशेंट जो है वो कोमा में पड़ा हुआ है, वर्चुअली अदरवाइज ब्रेन डेड, या फिर उसका क्या है, ब्रेन डेड हो गया है, या तो वो कोमा में होगा या तो वो ब्रेन डेड में होगा। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। कहने का मतलब है कि पेशेंट होश में नहीं है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। कहता है कि ऐसे पेशेंट जो कभी भी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ ही नहीं सकते हैं, जो ब्रेन डेड हो गया वो तो फिर वापस में जीवित हो ही नहीं सकता है। तो सवाल ये उठता है कि वो लिविंग है कि नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ बोला है। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल द लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। तो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि जितने भी लिविंग फिनोमिना हैं और जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो हायर क्लासेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग फिनोमिना हैं उनका सबसे बड़ा कारण है लिविंग होने का कि वो उनके बीच में आपस में कुछ न कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, खींचातानी हो रहा है ना। वो एक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व है। आगे देखिए, कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स सिमिलरली। कि किसी भी ऊतक की टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो कंस्टिट्यूएंट सेल में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो इंटरेक्शन की वजह से वो प्रॉपर्टी अराइज हुई है अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन
मोलिकुलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल्स। कहता है कि सेलुलर ऑर्गेनल्स की जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इनकी जो प्रॉपर्टी है किसमें, मोलिकुलर कंस्टिट्यूएंट में, वो नहीं पाए जाते। कहता है कि सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मोलिकुलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनल्स बट अराइज। और इनकी उत्पत्ति क्यों होती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति होती है कब, इंटरेक्शन की वजह से। किसके बीच में, सेल ऑर्गेनल्स के इंटरेक्शन की वजह से। अमंग द मोलिकुलर कॉम्पोनेंट comprising the organelles, these interaction result in emergent property at higher level of organizations। कहता है कि इन्हीं इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप हायर लेवल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है, लिविंग प्रॉपर्टी, है ना। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की, कि ये फिनोमिना जो है एक हायरार्की में कहीं ना कहीं सही है। कहता है कि दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सेल्फ कॉम्प्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पोंडिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो ये फिनोमिना जितने भी हैं ये वास्तव में सही है कब, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल द लेवल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्लेक्सिटी ऑल द लेवल में, लेवल्स कहने का मतलब है कि हायरार्की के भी अपने लेवल होते हैं, जैसे किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसीलिए वी कैन इजीली से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लेटिंग। तो उस हायरार्की के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, वो खुद से रिप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्व एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने से ही अपने अंदर जो इंटरेक्शन चल रहा है ना, सिस्टम के अंदर में जो इंटरेक्टिव सिस्टम है उनको रेगुलेट कर सकते हैं, केपेबल ऑफ रिस्पोंडिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। और बाह्य वातावरण में, है ना, किसी बाहरी फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल फैक्टर के द्वारा उनको जो अफेक्ट किया जा रहा है उसके प्रति वो रिस्पोंड कर पाने में सक्षम होते हैं, है ना। किस वजह से, हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पे बायोलॉजी का डेफिनेशन निकल करके आता है कि पृथ्वी में जीवन की कहानी को ही बायोलॉजी बोला जाता है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म द अर्थ। दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो आए कैसे, इसी कहानी को बायोलॉजी बोला जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पास्ट में थे मौजूद, चाहे वो फ्यूचर में मौजूद थे जैसे डायनासोर, तो लिंक्ड वन अनदर, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से उनका संबंध होता है, लिंक्ड होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। कैसे, कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स के माध्यम से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं, बट टू वेरिंग डिग्री। लेकिन जो डिग्री होता है उनके बीच में वो कहीं ना कहीं बदलाव उनमें हो रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट सिचुएशन में, जैसे हम लोग लिजर्ड देख रहे हैं, केमिकलोन देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके एंसिस्टर के रूप में हम लोग किसको देख रहे होते हैं, डायनासोर का। अब डायनासोर से लेकर के लिजर्ड के बीच में जो इवोल्यूशन हुआ है, इनके हायरार्की लेवल में इनके ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो हुई है, वो बात को कहीं ना कहीं लिंक करने वाला जो है जेनेटिक मटेरियल्स है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स है, बट उनमें जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, बदल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इस टॉपिक्स में सीधे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, कि जितने भी हर एक अलग अलग प्रकार के प्लांट, अलग अलग प्रकार के जानवर, एनिमल्स, अलग अलग प्लांट के ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, वो स्पीसीज कहलाते हैं। और नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, अभी तक जितने स्पीसीज को हम जानते हैं, एंड डिस्क्राइबिंग रेंज, तो उनका रेंज कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज, इतने स्पीसीज को हम लोग जानते हैं। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ये दूसरे शब्दों में कहें कि कितने प्रकार के और कितनी संख्या में ऑर्गेनिज्म हमारे पृथ्वी में मौजूद हैं, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड। कहता है कि क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नेम को स्टैंडर्ड किया जाए, उनको क्लासीफाई, कैटेगराइज किया जाए, दैट अ पार्टिकुलर सिस्टम इज नोन बाय द सेम नेम,
कि एक पार्टिकुलर सिस्टम जो है एग्जैक्टली उसी नाम से जाना जाए पूरी दुनिया में जिस नाम से किसी भी पृथ्वी के किसी एक हिस्से में जाना जाता हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, और इसी को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और द नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। कहता है कि हाँ, निश्चित रूप से नोमेनक्लेचर या नामांकन की जो प्रक्रिया है वो तभी संभव है जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग करेक्टली जो है डिस्क्राइब कर पा रहे हों। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अटैच्ड इज। तो हम लोग जानते हैं कि किस ऑर्गेनिजम्स के लिए नेम को किस नाम को किस ऑर्गेनिज्म से अटैच करेंगे, तभी जाकर के हम लोग उसको ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। और जब हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए किसी पर्टिकुलर नेम को उस ऑर्गेनिज्म से अटैच करते हैं, इस प्रक्रिया को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर को लिंक कर रहा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नाम नहीं दे सकते हो, उसका नामांकन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, For plant, scientific name are based on the agreed principle and criteria। तो प्लांट के केस में जब हम उनका नामांकन करने लगते हैं तो जो उनका साइंटिफिक नेम होता है वो कहीं ना कहीं ढेर सारे साइंटिस्ट के सहमति से बने हुए उस प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के अनुसार ही किया जाता है, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो किसके द्वारा वो नामांकन दिया जाता है, वो सिस्टम को जनरेट किया जाता है प्लांट के लिए ICBN के द्वारा। कई बार नीट में इसका फुल फॉर्म पूछा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। लेकिन एनिमल का नोमेनक्लेचर कैसे करना है और इसके लिए जो मेथड है, क्राइटेरिया और रूल है, वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो ICZN के द्वारा किए जाते हैं। और ICZN क्या है, साइंटिफिक नेम को इंश्योर करता है एनिमल्स का इच ऑर्गेनिजम्स एंड हैज़ ओनली वन नेम। तो ये क्या करता है, निर्धारित करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम को, और ये सुनिश्चित करता है कि हाँ उस ऑर्गेनिजम्स का केवल एक ही नाम है और उसी पर्टिकुलर नाम के साथ वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाना जाएगा। ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बायोलॉजिस्ट follow universally accepted principle to provide the scientific name to known the organisms। कहता है कि बायोलॉजिस्ट जो थे, जो क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के माहिर लोग थे, वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। क्यों, किस लिए, किसी भी नेम्स को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम को देने से पहले, ठीक है ना। इच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। उनके अनुसार किसी भी साइंटिफिक नेम का 2 कंपोनेंट होता है, पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम बोलते हैं, या स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम विद द 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कहता है कि किसी भी नेम को 2 कंपोनेंट के साथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 नाम के साथ याद किए जाना, या उस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, है ना। और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, वो काफ़ी कन्वीनियंट पाया गया, बहुत ही आसान यूज करने में काफ़ी सहूलियत वाला पाया गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल में मैंगो का हम लोग ले लेते हैं। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम को बेटर प्रोवाइड किया गया है। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। उसका नाम क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। कहता है आइए देखते हैं कि बायनोमियल नेम का इस सिस्टम में मैंगीफेरा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और इंडिका जो है रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को। एक स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को बोला जाता है। अब देखिए यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लाइन को डायरेक्टली उठा करके नीट में पूछा जाता है। तो रूल क्या है यूनिवर्सल का, कि पहला कि बायोलॉजिकल नेम जो है वो जनरली लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, और दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कहता है कि इनकी ओरिजिन या इनको डिराइव किया जाता है कहाँ से, लैटिन से ही। इस बात को ध्यान नहीं रखा जाता कि उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। दूसरा प्रिंसिपल बोलता है, दूसरा रूल बोलता है नोमेनक्लेचर का, कि पहले 2 वर्ड बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, और
सेकेंड कंपोनेंट जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए थर्ड रूल क्या बोलता है कि कहता है कि बोथ द वर्ड, कि एक बायोलॉजिकल नेमिंग में, एक बायोलॉजिकल नेम में दो वर्ड जो हैं व्हेन हैंड रिटन, जब उन्हें हाथ से लिखा जाता है तो अलग अलग लिखते हुए उनको अंडरलाइन कर दिया जाता है अथवा उनके नीचे लाइन खींच दी जाती है। और उनको अगर प्रिंट किया जा रहा हो तो इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं। तो वो किस चीज़ को दिखलाता है, उससे पता चल जाता है कि ये लैटिन वर्ड है ना। लैटिन से इनका ओरिजिनेट, इनकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है। फोर्थ एंड द लास्ट रूल बोलता है नोमेनक्लेचर का कि पहला वर्ड जो है वो डिनोट करता है जीनस को, किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, जबकि दूसरा वर्ड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट से स्टार्ट होता है जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। सॉरी, दूसरा वर्ड जो है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है जो कि स्मॉल लेटर से शुरू होता है। इट कैन बी इलिस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। कहता है किसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, किसके एग्जाम्पल से, मैंगो के एग्जाम्पल से, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट पैरा में बोलता है कि नेम ऑफ द अदर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। तो जिस अथर ने उसका नाम दिया है, जैसे कैरोलस लिनियस ने मैंगीफेरा इंडिका नाम दिया है, तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद उनका नाम दिखलाई देगा। एट द एंड बायोलॉजिकल नेम इज रिटेन एन एब्रीविएट फॉर्म, है ना। बायोलॉजिकल नेम के आखिर में उनका नाम दिखाई देगा और जिसे हम एब्रीविएट फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल में मैंगीफेरा इंडिका का नाम कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो उनका नाम का आखिरी वर्ड जो है वो बायोलॉजिकल नेम के आखिर में जोड़ दिया गया है, लिन। ठीक है। इट इंडिकेट दैट स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लिनियस सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्टडी करना नियरली इम्पॉसिबल है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक देयर पॉसिबल्स, है ना। तो इसीलिए कहता है कि ये बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में स्टडी करें हम। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा डिवाइस को हम लोग यहाँ पे पकड़े जो कि इनके नेमिंग को पॉसिबल बनाए, संभव बना सके। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एनी थिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी। आगे बोलता है कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी चीज़ को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं मनमाने कैटेगरी में, है ना, बहुत ही आसान कैटेगरी में, विच इज़ बेस्ड ऑन, कहता है कि बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। और जो किस पर आधारित होता है कि जिस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसी ग्रुप में या किसी क्लास में रखना चाह रहे हैं उसके शारीरिक, है ना, फिजिकल फीचर को, उसके अपीयरेंस को, उसके कलर को, साइज, शेप को, है ना, ओरिजिन को देखकर हम लोग, कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के माध्यम से हम लोग उसको ग्रुप कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ग्रुप का रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट, ये सभी क्या है, ग्रुप है ना। कहता है कि मैमल्स, सपोज वी वर टू से मैमल्स यू वुड ऑफ कलर। जब मैमल की बात होगी तो ऑफकोर्स थिंग ऑफ एनिमल विथ एक्सटर्नल लेयर, तो हम लोग सोचेंगे कि अच्छा उनके बाहरी कान भी होंगे, उनके बॉडी में हेयर भी पाया जाता होगा। इसी प्रकार से प्लांट की जब बात होगी, जैसे कि मान के चलिए वीट का बात हो रहा है, गेहूं का, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड, तो हमारे दिमाग में कौन सी बात आएगी, दैट वीट प्लांट नॉट ऑफ राइस, कि हाँ गेहूं का प्लांट, चावल का नहीं, और एनी अदर प्लांट, हेंस ऑल दिस डॉग, हेंस इसीलिए बोलता है कि ये जितने भी हैं, चाहे वो डॉग है, कैट है, मैमल है, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, चाहे वो चूंकि, हेंस ऑल दिस, चूंकि ये सभी डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, है ना, प्लांट, एनिमल, इटीसी आर कन्वीनिएंट कैटेगरी वी यूज टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स। कन्वीनिएंट कैटेगरी में आ रहे हैं और इन्हीं का इस्तेमाल हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए करते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी है टेक्जा। इन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए, इन सभी कैटेगरी को डिस्क्राइब करने के लिए एक साइंटिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलता है टेक्जा। टेक्जा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। टेक्जा जो है वो कैटेगरी को इंडिकेट करता है अलग अलग लेवल में। कहता है कि वीट आल्सो टेक्जा, गेहूं भी एक टेक्जा है। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग ऑल आर टेक्जा।
एनिमल, मेमल, डॉग, ये सभी क्या है, टेक्जा है। बट यू नो दैट अ डॉग इज मेमल्स एंड मेमल आर एनिमल्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉग जो है वो एक मेमल है, और जितने भी मेमल हैं वो सभी एनिमल हैं। चाहे वो फ्लाइंग फॉक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो पानी में रहने वाला ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो, वो एनिमल है, वो मेमल है। देयरफॉर एनिमल, मेमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्जा एट डिफरेंट लेवल। इसीलिए बोलता है कि चाहे एनिमल की बात हो या मेमल्स की बात हो या डॉग्स की बात हो, ये सभी कहीं ना कहीं टेक्जा को डिफरेंट डिफरेंट लेवल में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एनिमल क्या है, किंगडम है। मेमल्स क्या है, क्लास है। डॉग क्या है, तो अपने आप में एक कैटेगरी, ग्रुप है, कैटेगरी है। तो ये सभी टेक्जा हैं, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो ग्रुप हो, ये अपने आप में टेक्जा कहलाते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टेक्जा। उनकी विशेषताओं के हिसाब से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम अलग अलग टेक्जा में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्जा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। और क्लासिफिकेशन की इस प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होती है। अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर के साथ में। टैक्सोनॉमी में किस चीज़ की बात होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की। किसके साथ में, सेल के स्ट्रक्चर के साथ में। कहता है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एजेंशियल। कहता है कि जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, किसी भी जीव के विकास की जो प्रक्रिया है, और इकोलॉजी में वह अपने वातावरण में, परिस्थितिकी में कैसे रह रहा है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एजेंशियल है फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। उसी से हम लोग जो है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी, अच्छा ये दोनों ही टैक्सोनॉमिक स्टडी को, टैक्सोनॉमिक स्टडी करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। कौन कौन, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये लाइन को पूछा गया है कई बार नीट में। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये जितने भी प्रोसेस हैं वो टैक्सोनॉमी के बेसिक माने जाते हैं। इसको शॉर्ट में हमने यहाँ पर लिखा है CICN, चिकन, CICN यहाँ पे लिख दिया है हमने, CICN ये टैक्सोनॉमिक का बेसिस है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। Hence the earlier characteristics were based on the uses of various organism। क्या बोलता है, hence earlier classification were based on the use of various organism। कहता है शुरू में जो क्लासिफिकेशन किया गया था, चूंकि वह बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के यूज किस प्रकार से हो रहे थे उस पर आधारित था। Human beings were since long not only interesting in knowing the more about different kind of organism, क्योंकि लंबे समय तक जो इंसान थे वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए न सिर्फ इच्छुक थे, उनके डाइवर्सिटी को जानने के लिए न सिर्फ इच्छुक थे, बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, बल्कि वो ये भी जानना चाहते थे कि एक दूसरे के साथ उनका संबंध क्या है। द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट वी रिफर्ड एज सिस्टमेटिक। और इसी को मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनके बीच के रिलेशंस को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन, यह एक लैटिन वर्ड है। किससे डिराइव्ड किया गया है, सिस्टमा से। मतलब क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिनियस ने सबसे पहले सिस्टमा नेचर का इस्तेमाल किया था एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। किसके रूप में, पब्लिकेशन को टाइटल करने के रूप में। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इनलार्ज्ड। सिस्टमेटिक का जो स्कोप था वो बाद में उसको बढ़ा दिया गया, और उसमें कौन कौन से आ गए, कौन कौन से ब्रांच आ गए, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, चीज़ों को, ऑर्गेनिजम्स को पहचानना, उनका नाम देना, उनको क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन, है ना। ये सारी चीज़ें बाद में सिस्टमेटिक क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक में बढ़ा दिया गया। तो जैसे ही इनको ऐड किया, इसका स्कोप बढ़ गया, सिस्टमेटिक का स्कोप बढ़ गया बाद में। किन चीज़ों को जोड़ने से, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन प्रोसेस को जोड़ने से। सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूटरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। तो सिस्टमेटिक जनरली क्या करता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में
जो इवोल्यूशन के समय से ही किस प्रकार के रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, उनको ये निर्धारित करता है, उनको जानने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आइए देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं। कहता क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट आल्सो इन्वॉल्व द हियरार्की ऑफ द स्टेप। कहता है क्लासिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ एक स्टेप में ये कंप्लीट हो गया, ऐसा ये प्रोसेस है, बल्कि इसमें जो है ढेर सारे स्टेप शामिल होते हैं। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, जहाँ पर हर स्टेप जो है अपने आप में किसी रैंक को दिखला रहा होता है या किसी कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, कहता है चूंकि कैटेगरी जो है सारे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही एक पार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट, कहता है कि ऑल द कैटेगरी टुगेदर, सभी कैटेगरी मिल करके क्या बनाते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। एंड इच कैटेगरी रेफर्ड टू एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसीलिए हर एक कैटेगरी को क्लासिफिकेशन के यूनिट, उसके इकाई के रूप में हम लोग जानते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, यहाँ तक कि एक रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसको हम लोग कॉमनली टैक्सोन के नाम से जानते हैं, या फिर उसका सिंगुलर बोलेंगे टैक्सा। नेक्स्ट पैरा में कहता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट। जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या उसमें रिलेटेड हायरार्की जो है, उनको हम लोग आसानी से एक एग्जांपल इंसेक्ट का लेते हुए समझ सकते हैं। उनको हम लोग आसानी से एक इंसेक्ट का एग्जांपल लेते हुए, कहता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप। कहता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या हायरार्की को समझने के लिए हम लोग इंसेक्ट जो कि एक ग्रुप को दिखलाता है, उसका एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि इंसेक्ट क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर, कि ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है, समूह है, जो कि जिनमें कहीं ना कहीं एक कॉमन फीचर पाया जाता है। लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, जैसे कि सभी में पाया जाएगा 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, मतलब 6 पैर टोटल और एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को समझ सकते हैं, किसका एग्जाम्पल से, इंसेक्ट का एग्जाम्पल लेते हुए। कहता है कि द कैटेगरी फर्दर डिनोट द रैंक, आगे चलकर कैटेगरी जो है हमें रैंक बताते हैं। एंड ईच रैंक और द टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कहता है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो रैंक, हर रैंक मतलब हर एक रैंक, ये टैक्सोन जो है क्लासिफिकेशन के यूनिट को हमें दिखलाता है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटेंसिटी। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी क्या है कि बायोलॉजिकल इंटेंसिटी है, एंड नॉट मैरिली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये जिनमें हम लोग न सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं, है ना, बल्कि क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, उनके कॉमन फीचर को भी हम लोग देखते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन फीचर्स सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फॉर प्लांट क्लास, डिवीजन का इस्तेमाल किसके केस में होता है, प्लांट के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। कहता है कि टैक्सोनॉमिक स्टडी से हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके कॉमन कैटेगरी का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको जान सकते हैं। जैसे देखिए किंगडम सबसे हाईएस्ट है ना, उसके बाद फाइलम या डिवीजन, फाइलम एनिमल के केस में, डिवीजन प्लांट के केस में, है ना। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनको एक एक कर हम लोग अभी समझेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज लोवेस्ट कैटेगरी। तो जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट किंगडम में है या एनिमल किंगडम में है, उन सभी में स्पीसीज जो है सबसे नीचे पाया जाता है, सबसे बेस में, इसीलिए उसको बेसिक या लोवेस्ट कैटेगरी के नाम से जाना गया है। कहता है ऑर्गेनिज्म है वेरियस कैटेगरी, ऑर्गेनिजम्स के पास क्या वेरियस कैटेगरी होता है, देखते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हम लोगों को जो है सबसे पहले जानना पड़ेगा कि किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टर क्या है। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी, ये हमें मदद करता है उनके बीच के समानताओं को ढूंढने में, पहचान करने में, और उनके बीच के असमानताओं को भी ढूंढने में। एंड द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, कि कौन से इंडिविजुअल एक ही प्रकार के हैं, एंड एज वेल एज द अदर
काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, या कौन से ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल जो है वो अलग प्रकार के हैं। आइए सबसे पहला टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो कि लोएस्ट बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से जाना जाता है, स्पीसीज, उसको देखते हैं। स्पीसीज क्या है कि टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी। स्पीसीज में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन फंडामेंटल जो हैं, जैसे सभी में सेल पाया जाएगा, तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज इनमें पाई जाती है, इसी को स्पीसीज बोलते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, अंतर ढूंढ सकता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को या फिर नॉन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को। किसके माध्यम से? उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के माध्यम से। उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, उनका कलर कैसा है, उनका शेप साइज कैसा है, उनकी हाइट कैसा है, उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़र्क निकाल सकते हैं। लेट अस कंसीडर द मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबेरसम, पोटैटो एंड द पैंथेरा लियो लायंस। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबेरसम एंड लियो। देखिए ये तीनों साइंटिफिक नेम है, ये मैंगो का मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरसम पोटैटो का एंड पैंथेरोलिया ये लायन का। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो इंडिका है, फिर उसके बाद ट्यूबेरसम है और जो लियो है, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेल द फर्स्ट वर्ड मैंगिफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा वो जो है जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और द कैटेगरी, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, हायर लेवल ऑफ टैक्सोन या कैटेगरी को। इच जीनस में है वन और मोर देन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कहता है हर एक जीनस के पास एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट है, जो कि अलग अलग एपिथेट होता है, जो कि अलग अलग, कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक नाम होता है जो कि अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म को दिखलाता है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन जिनके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती है, इच एग्जाम्पल, उनको एग्जाम्पल में दिया है, अच्छा एग्जाम्पल में दिया है किसको, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम के पास एक और स्पेसिफिक एपिथेट है, वो है निग्रम एंड मिलोनगिना। दो स्पेसिफिक, कहने का मतलब है कि एक बायोलॉजिकल नेम का जरूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक नेम हो, एक जेनेरिक नेम होगा, एक से ज़्यादा भी स्पेसिफिक नाम हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ह्यूमन बींग के केस में है ना, और देखिए यहाँ पे पैंथेरा लियो, सोलेनम निग्रम के केस में है ना, सोलेनम स्पीसीज है, निग्रम एंड मिलोनगिना, सोलेनम निग्रम भी होता है, सोलेनम मिलोनगिना भी होता है ना। तो ह्यूमन बींग के केस में देखिए होमो स्पीसीज, जीनस एंड स्पीसीज जो है सेपियंस स्पीसीज है, grouped into the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. तो ये था पहला टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज जो कि लोएस्ट एंड बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी माना जाता है। सेकंड वन इज जीनस। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जिनके पास मोर द कैरेक्टर इन कॉमन, ज़्यादा विशेषताएं जो है कॉमन होती है। इन द कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। हम लोग कह सकते हैं कि जो जेनेरा है वो बहुत सारे स्पीसीज जो कि आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनके काफ़ी नज़दीकी संबंध पाए जाते हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है ना, सिमिलरिटी यहाँ पे। तो वी कैन से दैट जेनेरा क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के एग्रीगेट्स है, जमावड़ा है। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू सेम जीनस। एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि दो डिफरेंट स्पीसीज है, कौन कौन, पोटैटो और ब्रिंजल का, लेकिन इनका जो जीनस है वो सोलेनम है, सोलेनम जीनस है, सोलेनम मिलोनगिना, सोलेनम ट्यूबेरसम, दोनों में सोलेनम आ रहा है, बट मिलोनगिना एंड ट्यूबेरसम अलग अलग है स्पीसीज, ठीक है ना। तो लायन के केस में देखिए पैंथेरा लियो, लेपर्ड के केस में पैंथेरा पारडस, टाइगर के केस में पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा तो जेनेरिक नेम है बट स्पेसिफिक नेम अलग अलग है। कहता है कि व्हेन सेवरल कॉमन फीचर ऑल द स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। कहता है कि एक अनदर विथ सेवरल कॉमन फीचर है, इनमें सभी में ढेर सारे कॉमन फीचर है। कहता है कि ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, इनके सभी में जो है स्पेसिफिक नेम जो है वो पैंथेरा है, ठीक है।
कहता है कि दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, ये जीनस जो है एक दूसरे से अलग हैं। कैसे? जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स, है ना। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम तो सबके कॉमन है, बट जेनेरिक नेम कहीं ना कहीं ये दिखला दे रहा है कि भले ही इनके जीनस जो है कॉमन है बट स्पीसीज अलग अलग है। ओ सॉरी, बट ये जो एनिमल है वो अलग अलग है। कोई कैट है, अगर फेलिस है तो कैट है, अगर लियो है तो लायन है, अगर टाइगर है तो टिग्रिस है। ओके, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है फैमिली। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, बहुत सारे जेनेरा मिलकर के फैमिली के निर्माण करते हैं, विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़, जिनमें कहीं ना कहीं समानताएं जो हैं वो कम संख्या में पाई जाती है एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। किसकी तुलना में? जीनस और स्पीसीज से फैमिली में कम सिमिलरिटी पाए जाते हैं। फैमिली आर कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिली जो है वो कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं, इसको ग्रुप्ड किया जाता है दोनों ही विशेषताओं को मिला करके, चाहे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो प्लांट के, इन दोनों को ही मिला करके जो है फैमिली को जो कि अपने आप में एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। अमंग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा, जैसे सोलेनम पिटूनिया, 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम। सोलेनम के 3 डिफरेंट जेनेरा के बारे में बात कर रहा है। पिटूनिया, धतूरा, सोलेनम पिटूनिया एंड धतूरा, ठीक है, ये आलू हो गया, एंड ये हो गया पिटूनिया फ्लावर है, ये धतूरा कस्टर्ड हो गया। आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी, इन तीनों को ही फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। अमंग दिस इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा, इन सभी इंडिविजुअल में एग्जांपल के लिए ले लेते हैं जीनस को, जीनस पैंथेरा। कहता है कि पैंथेरा में कौन कौन आते हैं? पैंथेरा में आते हैं लायन, पैंथेरा लियो, टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लेपर्ड, ये सभी किस में आते हैं? जीनस पैंथेरा में। कहता है कि इज पुट अलोंग विथ जीनस, इन सभी को उनके जीनस के साथ में रखा गया है। फेलिस को कैट बोला जाता है, कैट को फेलिस बोलते हैं। इन द फैमिली फेलिडिया, जिसका फैमिली क्या है? फेलिडिया। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड डॉग, इसी प्रकार से अगर आप एक बिल्ली या कुत्ते की फीचर को देखेंगे, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज, कि आप कुछ वहाँ विशेषताएं देखेंगे, एंड सम डिफरेंस एज वेल, कुछ क्या होंगे? कुछ विषमताएं भी देखने को मिलेगी, है ना। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, इनको 2 अलग अलग फैमिली में डिवाइड किया गया है, अलग किया गया है। फेलिडिया एंड कैनिडिया, फेलिडिया डॉग के लिए, कैनिडिया कैट के लिए। ओके, फेलिडिया किसके लिए? सॉरी, फेलिडिया कैट के लिए एंड कैनिडिया डॉग के लिए। आइए देखते हैं 4th टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो कि ऑर्डर है। कहता है कि ऑर्डर एंड द अदर हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जनरली ऑर्डर एंड द अदर हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। कहता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला करके ऑर्डर्स का निर्माण होता है। अदर कहता है कि ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, चूँकि ऑर्डर एक हायर कैटेगरी हुआ, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली, बहुत सारे फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनाते हैं। कहता है ना कि विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, और फैमिली में क्या है? बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर है। सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, अब जो सिमिलर कैरेक्टर हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेनेरा इंक्लूड इन फैमिली, किसके तुलना में? फैमिली में पाए जाने वाले डिफरेंट जेनेरा के तुलना में। द प्लांट फैमिली, जैसे कि कॉन्वोलेसी, प्लांट फैमिली को देख लीजिए, जैसे कि कॉन्वोलेसी, है ना, सोलेनेसी, ये क्या है? इनमें ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? पोलीमोनेलिस, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। तो ऑर्डर जो है प्लांट फैमिली सोलेनेसी में, वहाँ पे पोलीमोनेलिस जो है हमें नहीं दिखलाता है। वो किस पर आधारित नहीं होता है? वो फ्लोरल कैरेक्टर पर आधारित नहीं होता है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोर्स, कहता द एनिमल ऑर्डर कार्निवोर्स इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडिया एंड कैनिडिया। एनिमल का जो ऑर्डर है वो कौन है? कार्निवोर। उसमें कौन आते हैं? फेलिडिया एंड कैनिडिया। 5वां टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्लास।
यहाँ पे देखिए पांचवा टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन है? क्लास। पांचवा टैक्सोनॉमी कैटेगरी है क्लास। कहता है दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। तो बहुत सारे ऑर्डर मिलकर के क्लास बनाते हैं। एग्जाम्पल में ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें क्या आते हैं? गोरिल्ला आता है, मंकी आता है, गिबन आता है। प्लेस्ड इन क्लास मेमल्स, जो सभी मेमल क्लास के अंदर आते हैं, और जिनका ऑर्डर क्या होता है? कार्निवोरा होता है। दैट इंक्लूड द एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग। और इनके उदाहरण में कौन कौन से एनिमल आते हैं कार्निवोरा ऑर्डर में? टाइगर, कैट एंड डॉग आते हैं। क्लास मेमिलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। कहता है क्लास मेमिलिया के पास दूसरे ऑर्डर भी है, ठीक है ना। आप देखिए सिक्स्थ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है फाइलम। फाइलम में बोलता है कि बहुत सारे, कहता है कि बहुत सारे क्लास मिलकर के फाइलम बनाते हैं, है ना। जैसे कि फिशरी, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, है ना, कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी इन द फॉर्म ऑफ फाइलम कॉल्ड फाइलम। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर। ये सभी किस पर आधारित होते हैं? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में पाए जाने वाले एक समान विशेषता पर ये आधारित होते हैं। जैसे क्या कि सभी में नोटोकोड पाया जाएगा, जैसे क्या कि सभी में डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पाया जाएगा, एंड इंक्लूडेड इन फाइलम कोडेटा। इनमें कोड, और इसीलिए इनको, क्योंकि इनमें नोटोकोड और डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पाया जा रहा है, इसीलिए इनको फाइलम कोडेटा में रख दिया जाता है। कहते प्लांट के केस में हम लोग फाइलम वर्ड यूज ना करके डिवीजन का यूज करते हैं। एंड बोलता है क्लास विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइन टू हायर कैटेगरी, और जो कि जिसमें भी मतलब डिवीजन में भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं लास्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम के बारे में। कहता है कि ऑल द एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला। अलग अलग फाइलम से जितने भी एनिमल बिलोंग करते हैं वो सभी मिल करके एक हायर कैटेगरी का निर्माण करते हैं, जिसको कि किंगडम बोला जाता है। और अगर वो एनिमल्स हैं तो एनिमल किंगडम कहलाएगा, अगर वो प्लांट है तो डिवीजन कहलाएगा। किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड द कंप्राइजेज ऑल द प्लांट। कहता है कि प्लांटी जो है दूसरी ओर प्लांट किंगडम जो है वो अलग है, और उसमें सारे प्लांट आते हैं, बहुत सारे डिवीजन आते हैं। हैंसफोर्थ वी विल रेफर टू दिस टू कैटेगरी एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम। इसीलिए हम इन्हें दो कैटेगरी में बांट देते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर में। कहता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर्म स्पीसीज, कहता है कि फॉर्म स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन एस्केंडिंग ऑर्डर। कहता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को आपने देख लिया है, और यहाँ पे देखिए फिगर 1.1 में एस्केंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन आता है? एस्केंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे कम डिवीजन में कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटीज, उससे ज़्यादा फाइलम या डिवीजन में, उससे ज़्यादा क्लास में, उससे ज़्यादा ऑर्डर में, उससे ज़्यादा फैमिली, उससे ज़्यादा जीनस, उससे ज़्यादा स्पीसीज। सबसे ज़्यादा स्पीसीज में सिमिलर इन द कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का एस्केंडिंग ऑर्डर है, आप लोगों को याद रखना है। आइए एक चार्ट देखते हैं, टेबल देखते हैं, जहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज के जो है वो बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं। एक लाइन है यहाँ पर क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल वी गो, सबसे नीचे 1.1 से नीचे वाला लाइन में देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अगर हम लोग स्पीसीज से किंगडम जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? घटता है। याद रखेंगे, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर घटेगा, और किंगडम से स्पीसीज की तरफ आने पर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा। आइए देखते हैं कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और उनके एग्जाम्पल। कहता है ऑर्गेनिज्म विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मैन को देखा जाए, कॉमन नेम है अपने आप में मैन। बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडिया, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमल्स, और इसका फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है। हाउस फ्लाई जो कि अपने आप में कॉमन नाम है, उसका फाइलम क्या है? ऑर्थोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर डिप्टेरा है, एंड फैमिली मुसिडिया है, जीनस मुस्का है, एंड बायोलॉजिकल नेम मुस्का डोमेस्टिका है। मैंगो जो कि अपने आप में कॉमन नेम है, यहाँ से देखिए इसका जो है डिवीजन किस में आता है? ये कौन से डिवीजन में? ये आता है
एंजियोस्पर्म में, मैंगो एंजियोस्पर्म डिवीजन में आता है। क्लास क्या है? डाइकोटिलेडोनिया। एंड ऑर्डर क्या है? स्पिंडेल्स। फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। जीनस क्या है? मैंगीफेरा। एंड बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। लास्ट बट नॉट लिस्ट, व्हीट। व्हीट जो है वो फाइलम डिवीजन एंजियोस्पर्मिया में आता है और क्लास मोनोकोटिलेडनस, एक बीजी पत्री होता है। ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्राइटिकम एंड बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम एस्टिवम। तो दैट्स ऑल द फर्स्ट chapter of class 11 biology, the living world. I hope this line by line NCERT all highlighted points will play an important role to memorize and revise your key concept in the biology. See you in the next video. All the best.